हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स एंड लॉ। आई एम प्रियंका वशिष्ठ। ठीक है, आज हम अमलगमेशन मर्जर के रूल 67 और 68 के बारे में समझेंगे। ठीक है, जो हम कर रहे हैं प्रोसेस, ये हमारी वीडियो पार्ट 1 और 2 आ चुका है। ठीक है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन अमलगमेशन मर्जर हम कर रहे हैं, उसमें अब रूल 67 और 68 की बात कहता है। ठीक है, तो रूल 67 क्या कहता है? ठीक है, एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट सेकिंग डायरेक्शन टू कोर्ट मीटिंग, यानी कि बेसिकली एप्लीकेशन देनी है हाई कोर्ट को। ठीक है, मीटिंग रखने के लिए, किसके लिए? अमलगमेशन मर्जर करना चाहती है। तो क्या रूल 67 क्या कहता है? रूल 67 ऑफ द कंपनीज रूल 1959 ले डाउन डेट एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 391। एक एप्लीकेशन 391 में भी बनती है, आपने पढ़ा होगा, हमने जो क्या सेक्शन करे हैं अमलगमेशन मर्जर का, 391 में भी एक एप्लीकेशन बनती है जो कोर्ट में जाती है बोर्ड मीटिंग रखने के लिए, जनरल मीटिंग रखने के लिए। किसके लिए? अमलगमेशन मर्जर के लिए। पर यहाँ पर क्या कह रहा है? रूल 67 ऑफ द कंपनीज कोर्ट रूल 1959 ले डाउन डेट एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 391 सब सेक्शन 1 of the company's 1956 for an order seeking direction for convening meeting of creditors members, class of members, class of judge creditor. ठीक है, them shall be by way of just summon supported by an affidavit। यानी कि यहाँ पर जो एप्लीकेशन जारी है, रूल 67 में भी एप्लीकेशन जारी है, पर कोर्ट के जज के समन के थ्रू जारी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम एक एप्लीकेशन लगाते हैं कोर्ट में, अमलगमेशन मर्जर करना चाहते हैं हम, और हम एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं कोर्ट में, पर हम डायरेक्ट कंपनी, इसमें बहुत सारी बातें और भी हैं, पर हम समन के थ्रू लगा रहे हैं, हम डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि सेक्शन 391, ठीक है, सॉरी 391 सब सेक्शन 1 में भी एप्लीकेशन जाती है, पर रूल 67 में जो एप्लीकेशन जाती है वो कैसे जाएगी? वो बाय वे ऑफ जज समन सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट, यानी कि एक जज के समन के थ्रू जाएगी एप्लीकेशन कि हमें मीटिंग रखनी है अमलगमेशन और मर्जर की, और उसमें एफिडेविट भी लगे होंगे। ठीक है, एफिडेविट लगे होंगे, और इसमें द समन शुड बी मूव्ड एंड एक्स पार्टी इन द फॉर्म, और जो एफिडेविट होंगे वो 2 फॉर्म्स होंगे। कौन से? फॉर्म नंबर 33 और फॉर्म नंबर 34। फॉर्म नंबर 33 ऑफ द कंपनीज कोर्ट रूल 1959 एफिडेविट इन सपोर्टेड ऑफ द एप्लीकेशन शुड बी इन फॉर्म नंबर 34। यानी कि जो आपने स्कीम दी है ना कोर्ट में, जो आपने स्कीम बनाई है अमलगमेशन मर्जर की, उसकी एक कॉपी लगेगी जो 391 सबसेक्शन 1, 391 सबसेक्शन 1 में जो आपने एप्लीकेशन लगाई है, उसमें जो पूरी प्रॉपर स्कीम बनी हुई है, एक वो लगेगी। ठीक है, फॉर्म नंबर 33 और फॉर्म नंबर 34 उसमें साथ में होंगे, और उसके जज के समन होंगे कि हमें एप्लीकेशन, हमें मीटिंग रखनी है, उसके लिए एक समन जाएगा, एप्लीकेशन नहीं, उसको समन बोल देंगे। ठीक है, तो आपको बात समझ में आए कि कोर्ट के जज का जो समन होता है उसके थ्रू एप्लीकेशन नहीं जाएगी, जज का जो समन है वो जाएगा सभी मेंबर्स के पास, क्रेडिटर्स के पास, कि भाई हमें अमलगमेशन मर्जर करना है और इस फलानी तारीख को मीटिंग है, तो आपको आना है। और फॉर्म नंबर एफिडेविट लगेंगे। एफिडेविट कौन से? फॉर्म नंबर 33 और फॉर्म नंबर 34। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद क्या है? जुडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट की जो पावर है वो क्या है? एज एन एक्सप्लेन अर्लियर इफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ बोथ ऑफ कंपनीज। इसमें क्या कह रहा है? यदि आपकी जो दोनों कंपनीज है सेम हाई कोर्ट की जुडिक्शन में आती हैं, तो आप एक हाई कोर्ट को ही से ही आपका काम चल जाएगा। ठीक है, एक जॉइंट एप्लीकेशन, ठीक है, एक जॉइंट एप्लीकेशन चल जाएगी हाई कोर्ट को, यदि दोनों ही कंपनीज जो आपस में अमलगमेशन मर्जर करना चाहती हैं, यानी कि ट्रांसफ़र और ट्रांसफरी कंपनी, दोनों ही कंपनीज एक स्टेट की हाई कोर्ट में, यानी कि एक स्टेट में आती हैं और सेम हाई कोर्ट है उनकी, तो एक हाई कोर्ट को एप्लीकेशन जाएगी। पर यदि दोनों कंपनीज अलग अलग स्टेट में वेरी करती हैं, अलग अलग स्टेट में हैं, तो दोनों स्टेटों की हाई कोर्ट को एप्लीकेशन जाएगी। ठीक है, ये इसमें लिखा है। ठीक है, अकॉर्डिंग एन एप्लीकेशन शुड बी मेड टू बी कमेंस कंसर्न हाई कोर्ट, यानी कि जो एप्लीकेशन बन रही है हाई कोर्ट को, सेक्शन 391 ऑफ 1 1956 अकॉर्डेंस विद द
प्रोविज़न ऑफ रूल 67 ऑफ द कंपनीज कोर्ट रूल, यानी कि जो एप्लीकेशन बन रही है 391 सबसेक्शन 1 के थ्रू कि हमें मीटिंग रखनी है, हमें अमलगमेशन मर्जर करना है, वो वाई किसके थ्रू लगेगी, रूल 67। और रूल 67 क्या कहता है, रूल 67 कहता है कि ये कोर्ट के जज के समन के थ्रू जाएगी इंफॉर्मेशन कि हम मीटिंग रख रहे हैं और फलानी तारीख को मीटिंग है और अमलगमेशन मर्जर कंपनी करना चाहती है। ठीक है, ये बात ही कहना चाह रहे हैं। फॉर एन ऑर्डर डायरेक्शन, ठीक है, अकॉर्डिंग विद द प्रोविज़न रूल 67, यानी कि हाई कोर्ट में जो एप्लीकेशन लगेगी, अकॉर्डिंग एप्लीकेशन शुड बी मेड टू द कंसर्न हाई कोर्ट 391 ऑफ द कंपनीज एक्ट 95 अकॉर्डिंग विद द प्रोविज़न ऑफ रूल 67, ठीक है, ऑफ द कंपनीज एक्ट इन द फॉर एन ऑर्डर डायरेक्टिंग कन्वेनिंग मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स मेंबर्स और एनी क्लास ऑफ देम बाय द जस्ट समन सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट। इसमें वही बात कह रहा है जो मैंने आपको बताई कि 391 में जो एप्लीकेशन बनती है वो सिंपल एप्लीकेशन जो होती है वो जाएगी कोर्ट के जज के समन के रूप में कि हम मीटिंग रखना चाहते हैं, हम अमलगमेशन मर्जर करना चाहते हैं, और उसके साथ क्या होगा, फॉर्म नंबर 33 और फॉर्म नंबर 34, फॉर्म नंबर 33 और 34 जाएगा एज ए एफिडेविट। ठीक है, नॉर्मली एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 391 में जो एप्लीकेशन नॉर्मल लगती है ऑफ द एक्ट इज़ मेड बाय द कंपनी बट द क्रेडिटर्स मेंबर्स में आल्सो मेक द एप्लीकेशन, यानी कि 391 में जो एप्लीकेशन जाती है वो कंपनी लगाती है, कंपनी बनाती है, पर क्रेडिटर और मेंबर्स को वो एप्लीकेशन जाती है। पर यदि कंपनी नहीं चाहती है अमलगमेशन मर्जर करना या मेंबर्स और क्रेडिटर्स चाहते हैं तो वो भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, कंपनी बनाती है, ये कह रहे हैं कि नॉर्मली क्या होता है 391 के थ्रू कंपनी एप्लीकेशन बनाती है मर्जर और अमलगमेशन का, इसमें क्रेडिटर और मेंबर का कोई हाथ नहीं होता। पर यदि क्रेडिटर और मेंबर चाहें तो वो भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। थ्रू ए क्रेडिटर्स है मेंबर ऑफ ए क्लास ऑफ मेंबर्स और क्लास ऑफ creditors may move an application under section 391 subsection 1 of the act, yet such an application may not be accepted by the court because the scheme of compromise submitted to the court along with the application may not have the approval of the board of director of the companies in general meeting। यानी कि कहना चाह रहे हैं कि नॉर्मली क्या होता है कि एप्लीकेशन बनते हैं 391 में कंपनी की तरफ से कि कंपनी अमलगमेशन मर्जर करना चाहती है, उसमें क्रेडिटर्स मेंबर्स का कोई हाथ नहीं होता। पर यदि क्रेडिटर्स मेंबर्स चाहें तो वो भी एप्लीकेशन बना सकते हैं, पर कोर्ट के पास ये पावर है कि कोर्ट उसको रिजेक्ट कर सकती है ये कह के कि इसमें बोर्ड्स के मेंबर का और मीटिंग नहीं रखी गई है और बोर्ड के मेंबर की रजामंदी नहीं है। ठीक है, ये कह सकती है। ठीक है, इसमें यही बात कह रहा है। सच एन एप्लीकेशन में नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करती बिकॉज द, क्योंकि जो स्कीम बनाई है कंप्रोमाइज़ की सबमिटेड जो कोर्ट में सबमिट हुई है उसमें एप्लीकेशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल्स नहीं है और जनरल मीटिंग नहीं रखी गई है। ठीक है, हाउएवर द कोर्ट हैज़ द डिस्क्रिप्शन टू गिव सच डायरेक्शन एज इट मे डीम प्रॉपर। ठीक है, पर कोर्ट चाहे तो वो यह अपने विवेक से कह सकती है, समझ सकती है स्थिति को कि ये प्रॉपर वे है, प्रॉपर तरीका है। ठीक है, तो इसमें हम ये बात कह रहे हैं कि कोर्ट की मर्जी है, क्रेडिटर्स और मेंबर लगा सकते हैं एप्लीकेशन 391 के तहत, पर क्या है ये कोर्ट की मर्जी है कि कोर्ट अपने विवेक से ये बात समझे कि ये एप्लीकेशन ठीक है, प्रॉपर है और उसको डीम प्रॉपर मान ले, यानी कि उसको मान लेगी कि हाँ प्रॉपर तरीके से हो चुका है। यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल नहीं है और जनरल मीटिंग भी नहीं रखी गई है, अब ये कोर्ट की अपनी मर्जी होती है, अपनी समझ होती है कि वो उसको अप्रूव करे या डिसअप्रूव करे। ठीक है, दोनों ही बातें हो सकती हैं, पर क्रेडिटर्स और मेंबर्स के पास ये पावर है कि वो एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं ये, वेयर द कंपनी इज़ नॉट एप्लीकेंट, यानी कि कंपनी नहीं बना रही है। रूल 68 क्या कहता है, ये बात तो हो गई रूल 67 की। रूल 68 क्या कहता है, ले डाउन दैट वेयर द कंपनी इज़ नॉट द एप्लीकेंट ए कॉपी ऑफ द समन एंड द एफिडेविट शैल बी सर्व्ड ऑन द कंपनी। ठीक है, और वेयर द कंपनी इज़ बीइंग वाउंड अप ऑन द लिक्विडेटर। ठीक है, यदि कंपनी
नहीं चाहती एप्लीकेशन बनाना मर्जर और अमलगमेशन के लिए, कंपनी एक एप्लीकेंट नहीं है, यानी कि कंपनी की तरफ से कोई एप्लीकेशन नहीं है, ये रूल 67 फॉलो हुआ है, कैटर्स और मेंबर्स ने अपनी एप्लीकेशन लगी है या फिर जज के थ्रू, जज के समन के थ्रू एप्लीकेशन आई है, ठीक है, जज के समन के थ्रू एप्लीकेशन आई है, रूल 67 अप्लाई हुआ है, ठीक है, उसके थ्रू एप्लीकेशन आई है, या फिर कंपनी चाहती है वाउंड अप, लिक्विडेटर के थ्रू कोई एप्लीकेशन आई है, लिक्विडेटर वाउंड अप, यदि कंपनी इस हालत में ही नहीं है और लिक्विडेटर अपॉइंट हो चुका है, लिक्विडेटर के थ्रू एक वाउंड अप करना चाहती है कंपनी वाउंड अप होना चाहती है और लिक्विडेटर के थ्रू आई है, तो ये जो प्रोसेस है पूरा, ठीक है, 67 के थ्रू जो समन की हियरिंग तारीख रखी है, ठीक है, उसे 14 दिन पहले होना चाहिए, ठीक है, लिक्विडेटर, ठीक है, नॉट लेस देन 14 डेज, ठीक है, 14 डेज से कम नहीं होने चाहिए, बिफोर द डेट फिक्स्ड फॉर द हियरिंग ऑफ द समन्स, यानी कि वो जो समन इशू हुए थे रूल 67 में, उनकी जो डेट रखी हुई है उससे 14 दिन का गैप होना चाहिए, उससे 14 दिन कम होने चाहिए, नॉट लेस देन, उससे कम नहीं होने चाहिए, सॉरी 14 दिन कम नहीं होने चाहिए, 14 दिन पहले आपको जो कुछ भी करना है, समन देना है, वाउंड अप के लिए वो देना है, वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है, पहले एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, ठीक है, 14 दिन पहले, यानी कि जो आप समन की डेट फिक्स हो चाहिए उससे 14 दिन पहले आपकी एप्लीकेशन आ जानी चाहिए, लिक्विडेटर की या फिर किसकी, कंपनी नहीं है, क्रेडिटर्स या मेंबर्स की, ठीक। अब रूल 68 शॉर्ट में मैं आपको समझा देती हूँ क्या कहता है, कि रूल 68 कहता है कि यदि ऊपर 67 में, रूल 67 में जो एप्लीकेशन बनी है वो जज के समन के थ्रू बनी है, तो ये कहना है कि यदि उसमें और यानी कि कंपनी ने एप्लीकेशन नहीं बनाई अमलगमेशन मर्जर के लिए, ठीक है, सेक्शन 391 के तहत, ठीक है, रूल 67 अप्लाई हुआ, तो रूल 68 क्या कहता है, यदि रूल 67 अप्लाई हो रहा है तो कंपनी तो एप्लीकेंट थी नहीं, तो कंपनी को, और यदि लिक्विडेटर कंपनी में अपॉइंट हुआ है और वाउंड अप हो रही है कंपनी, तब उन दोनों कंडीशन में, जब कंपनी एप्लीकेंट नहीं है, जज के समन के थ्रू आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, ठीक है, और अमलगमेशन मर्जर करना चाहते हैं, यानी कि रूल 67 अप्लाई हो रहा है, तो रूल 68 क्या कहता है कि कंपनी को 14 दिन पहले जो समन गए हैं, जज के जो समन गए हैं एफिडेविट के साथ, उससे 14 दिन पहले कंपनी में ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए कि ऐसे ऐसे जज के समन गए हैं और इस तारीख को हियरिंग है कोर्ट की, ठीक है। ये लिक्विडेटर की कंडीशन में भी कि कंपनी में यदि लिक्विडेटर अपॉइंट हो चुका है, ठीक है, और वाउंड अप के लिए लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया, या फिर कंपनी के थ्रू एप्लीकेशन नहीं बनी है अमलगमेशन मर्जर की, कैटर्स मेंबर्स ने एप्लीकेशन बनाई है, तो रूल 68 कहता है कि 14 दिन पहले जब वो समन की डेट है हियरिंग की, उससे 14 दिन पहले आप कंपनी को इंटीमेट करेंगे इन कंडीशन के बारे में, इस सिचुएशन के बारे में कि फला तारीख को समन उसकी कोर्ट की हियरिंग है, ठीक है, ये कहता है बेसिकली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करो यार, चैनल को सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, सब्सक्राइब करो चैनल को, थैंक्स।